हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। 1 से 430 तक कंप्लीट हो चुका था और आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 431। ठीक है। और अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर हमारा 31 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। जब धारा 419 के अधीन अपील प्रस्तुत की जाती है तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकेगा जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसके या किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए। इसमें कहा गया है कि जब धारा 419 के तहत निर्दोष साबित हुए व्यक्ति के खिलाफ अपील दायर होती है तो हाई कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें निर्देश होता है कि आरोपी को गिरफ्तार करके हाई कोर्ट या किसी निचली अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, अभियुक्त को उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया है या जिसकी अधीनस्थ अदालत के समक्ष उसे लाया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उस कोर्ट के सामने लाया जाएगा जिसने वारंट निकाला था या फिर उस निचली अदालत में जिसके पास उसे भेजने का निर्देश था। ठीक है, वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकेगा या उसकी जमानत ले सकेगा। इसमें कहा गया है कि जिस कोर्ट के सामने आरोपी को पेश किया जाता है उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला होता है अपील का फैसला आने तक आरोपी को जेल भेज दे, मतलब कारागार भेज दे। दूसरा विकल्प होता है कि फिर उसकी जमानत मतलब बेल मंजूर करनी। ठीक है, इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुख्य बिंदु, उच्च न्यायालय की शक्तियां, वारंट जारी करना, अभियुक्त की गिरफ्तारी का आदेश उसे न्यायालय के समक्ष लाओ, न्यायालय के विकल्प, अपील के निपटारे तक अभियुक्त को कारागार या उसकी जमानत। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के अधिकार मतलब वारंट जारी करना, गिरफ्तारी का आदेश देना और आरोपी को कोर्ट में पेश करवाना। अब इसमें अदालत के विकल्प क्या हो गया, अपील का निपटारा होने तक आरोपी को जेल भेजना या जमानत देना। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि दोष मुक्ति के मामले में अपील लंबित रहने तक अभियुक्त उपलब्ध रहे और न्याय प्रक्रिया प्रभावी बनी रहे। इस नियम का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला न आ जाए तब तक आरोपी भाग न जाए या गायब न हो। ठीक है, और कानूनी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके, इसमें यह बताया गया। अब बात करते हैं सेक्शन 432। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। इसका क्लोज 1, इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और ऐसा साक्ष्य या तो सवेरे ले सकेगा या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर अपील सुनने वाली अदालत को लगता है कि सही न्याय के लिए कुछ और सबूत या गवाह की जरूरत है तो वह इसकी वजह दर्ज करेगी। ठीक है, अदालत यह सबूत खुद ले सकती है या किसी मजिस्ट्रेट को लेने का आदेश दे सकती है। अगर अपील हाई कोर्ट में है तो वह सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट को यह काम सौंप सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है तब वह ऐसा साक्ष्य प्रमाणित करके अपील न्यायालय को भेजेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील निपटाने के लिए अग्रसर होगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि जब सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट अतिरिक्त सबूत दर्ज कर लेता है तो वह उस सबूत को सही ठहराते हुए मतलब प्रमाणित करके वापस अपील कोर्ट को भेज देता है। इसके बाद अपील कोर्ट उस नए सबूत के आधार पर आगे का फैसला सुनाती है। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उस समय उपस्थित होने का अधिकार होगा जब अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है। इसका क्लोज 3 कहता है कि जब यह नया सबूत या गवाही दर्ज की जाएगी आरोपी व्यक्ति या उसके वकील को वहां मौजूद रहने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। इसके क्लोज 4 की बात करते हैं। इस धारा के अधीन साक्ष्य का लिया जाना अध्याय 25 के उपबंधों के अधीन होगा मानो वह कोई जांच हो। इसका क्लोज 4 कहता है कि सबूत लेने की पूरी प्रक्रिया BNSS के अध्याय 25 के नियमों के तहत होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आम कानूनी जांच के दौरान किए जाते हैं। ठीक है, अपील न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने या दिलाने की शक्ति, अतिरिक्त साक्ष्य
निचली अदालत मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। अभियुक्त अधिवक्ता की उपस्थिति का अधिकार सुरक्षित है। यह प्रक्रिया अध्याय 25 राज्य के नियमों के अनुसार होगी। इसमें अधिकार के बारे में बताया गया। अधिकार कहता है कि अपील कोर्ट के पास नया सबूत मांगने या खुद रिकॉर्ड रखने की शक्ति है। निचली अदालत का रोल क्या है इसमें? मतलब अतिरिक्त सबूत मजिस्ट्रेट या प्रशासकों के जरिए भी दर्ज कराया जा सकता है। सुरक्षा की बात कर लेते हैं। आरोपी या उसके वकील को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार होता है। अब इसकी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सबूत लेने का तरीका अध्याय 25 की जांच प्रक्रिया पर आधारित होगा। ठीक है। उद्देश्य अपील प्रक्रिया में सत्य की खोज को और अधिक सशक्त बनाना ताकि न्यायपूर्ण एक निष्पक्ष हो सके। इसका उद्देश्य यह है कि अपील की प्रक्रिया में सत्य का पता लगाया जा सके, कोई जरूरी सबूत छूटे नहीं और न्याय पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक हो सके। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 433, जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विवादित हो वहां प्रक्रिया। जब इस अध्याय के अधीन अपील उच्च न्यायालय द्वारा उसके न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष सुनी जाती है और वे राय में समान रूप से विवादित है, तब अपील उनकी रायों सहित उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी और ऐसा न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा वह ठीक समझे अपनी राय दे। यह धारा बताती है कि जब हाई कोर्ट में जजों की बेंच किसी केस पर फैसला सुनाते समय बराबर बढ़ जाए तो फैसला कैसे लिया जाएगा। ठीक है। प्रक्रिया चरणबद्ध। नंबर 1, अपील उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष सुनी जाती है। नंबर 2, यदि न्यायाधीश राय में समान रूप से विभाजित है, मत बराबर बटे हो। नंबर 3, तो अपील उनकी रायों सहित उसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी। वह न्यायाधीश सुनवाई के बाद जैसी वह ठीक समझे अपनी राय देगा। नंबर 4, निर्णय आदेश ऐसी राय के अनुसार होगा। नंबर 1 कहता है कि हाई कोर्ट के बेंच में सुनवाई मतलब अपील को हाई कोर्ट के 2 या अधिक जजों के सामने सुना जाता है। नंबर 2 कहता है कि जजों के मत में बराबरी मतलब अगर जजों की राय आपस में बराबर बट जाती है, यानी एक जज कहे कि आरोपी दोषी है और दूसरा कहे कि निर्दोष है। ठीक है। नंबर 3 कहता है कि अन्य जज के पास मामला जाना मतलब ऐसी स्थिति में दोनों जजों की राय के साथ उस केस को हाई कोर्ट के किसी अन्य जज के पास भेजा जाएगा। वह नया जज मामले को सुनने के बाद अपनी राय दे। ठीक है। और नंबर 4 कैसे अंतिम फैसला क्या होगा? नए जज की राय आने के बाद बहुमत के हिसाब से अंतिम निर्णय या आदेश दिया जाएगा। ठीक है। इसके अपवाद की बात कर लेते हैं। परंतु यदि पीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश या जहां अपील इस धारा के अधीन किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहां वह न्यायाधीश अपेक्षा करे तो अपील न्यायाधीशों के बेहतर न्यायपीठ द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिर्णित की जाएगी। इसके अपवाद में कहा गया है कि अगर पहली बेंच के जजों में कोई एक जज या वह नया जज जिसके पास केस भेजा गया है यह मांग करे कि मामला बहुत गंभीर है या उलझा हुआ है तो उस अपील को दोबारा सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। ठीक है। देख लेते हैं। राय में समान विभाजन होने पर अपील दूसरे न्यायाधीश को भेजी जाएगी। नया न्यायाधीश अपनी राय देगा। निर्णय उसी राय के अनुसार होगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो बड़े पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि केस उसी हाई कोर्ट के किसी दूसरे जज के पास जाएगा। न्याय निर्णय क्या होगा? मतलब नया जज मामले को सुनकर अपनी राय देगा और फैसला बहुमत के अनुसार होगा। बड़ी बेंच मतलब अगर जजों को जरूरत महसूस हो तो उसे केस को बड़ी बेंच के पास दोबारा पुनः सुनवाई के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 434, अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। अपील में अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश धारा 418, धारा 419, धारा 425 की उपधारा 4 या अध्याय 32 में उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होगी। परंतु किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी अपील न्यायालय इसमें कहा गया फैसले का अंतिम होना मतलब अपील अदालत द्वारा सुनाया गया निर्णय या आदेश अंतिम
होता है, इसके बाद उसी अदालत में दोबारा अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है, कुछ विशेष प्रावधानों में जैसे धारा 418 और धारा 419, धारा 425 का क्लोज 4 या अध्याय 32 के नियम को जोड़कर यह फैसला बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद में कहा है कि अगर आरोपी की दोषी के खिलाफ दायर अपील का अंतिम निपटारा हो चुका है तब भी अपील और उसी मामले में कुछ स्थितियों में अपील सुन सकती है। ठीक है, पॉइंट ए, धारा 419 के अधीन दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से उद्भूत होने वाली अपील को, या इसमें कहा गया है कि यदि इसी मामले में किसी आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ धारा 419 के तहत कोई दूसरी अपील जुड़ी हो। पॉइंट बी, जहां धारा 418 के अधीन दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से उद्भूत होने वाली अपील को सुन सकेगा और गुण के आधार पर उसका निपटारा कर सकेगा। इसके पॉइंट बी में कहा गया है यदि उसी मामले दी गई सजा को बढ़ाने के लिए धारा 418 के तहत कोई दूसरी अपील पेंडिंग या जुड़ी है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में कोर्ट मामले के गुनागुन तथ्यों और सबूतों के आधार पर सुनवाई करके सही फैसला सुना सकते। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 435 अपीलों का उपशमन। यह धारा बताती है कि अगर अपील के दौरान किसी आरोपी या अपील करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस अपील का क्या होगा। इसे कानून की भाषा में अपील समाप्त होने को उपशमन कहते हैं। ठीक है, क्लोज 1, धारा 418 धारा 419 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि धारा 418 और धारा 419 के तहत की गई अपील आरोपी व्यक्ति की मौत होते ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लोज 2, इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश की अपील के सिवाय प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि जुर्माने की सजा के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों पर में अपील करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होते ही अपील अंतिम रूप से मानी जाएगी। ठीक है, मतलब जुर्माने की अपील इसलिए खत्म नहीं होती है क्योंकि जुर्माना मृतक की मृत संपत्ति से वसूला जा सकता है। ठीक है, परंतु जहां अपील दोषसिद्धि या और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहां उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर अपील जारी करने की अनुमति के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकेगा और यदि अनुमति दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। इसके अपवाद में कहा गया है कि अगर अपील सजा दोषसिद्धि मतलब मौत की सजा या जेल की सजा के खिलाफ थी और अपील पेंडिंग रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो केस तुरंत बंद नहीं होगा, मतलब 30 दिन का समय। इसमें कहा है कि मृतक का कोई भी निकट नातेदार मृत्यु के 30 दिनों के भीतर अदालत में आवेदन कर सकता है। ठीक है, अनुमति के लिए मतलब अनुमति मिलने पर अगर कोर्ट इजाजत देती है तो अपील समाप्त नहीं होगी और रिश्तेदार केस को आगे जारी रख सकते हैं ताकि मृतक पर लगातार मिटाया जा सके। ठीक है, निकट नातेदार द्वारा अपील जारी करने की प्रक्रिया, अपीलार्थी की मृत्यु अपील के लंबित रहने के दौरान हो जाती है। निकट नातेदार मृत्यु के 30 दिन के भीतर आवेदन करे और उसके बाद अपील न्यायालय में अपील जारी करने की अनुमति के लिए आवेदन करे। इसके बाद अनुमति दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा, मतलब अगर कोर्ट इजाजत देती है तो अपील समाप्त नहीं होगी और रिश्तेदार केस को आगे जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निकट नातेदार में कौन कौन शामिल होंगे। जैसे आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि पहले माता पिता होगा, फिर पति या पत्नी होगी, फिर पारंपरिक वंशज मतलब संतान, फिर भाई और बहन, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 436। यहाँ पे हमारा चैप्टर 32 शुरू हो चुका है जिसमें निर्देश और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय और निर्देश, यह धारा बताती है कि जब किसी निचली अदालत में कानून की वैधता या किसी कानूनी सवाल पर भ्रम हो तो वह उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में मार्गदर्शन
या निर्णय निर्देश कैसे मांग सकती है। ठीक है। क्लोज 1, जहां किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम अध्यादेश या विनियम की या किसी अधिनियम अध्यादेश या विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम अध्यादेश या विनियम उपबंध अविधि मान्य या अपरिवर्तनीय है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लेखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करे। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर किसी अदालत के सामने चल रहे केस में ऐसा सवाल उठता है कि कोई कानून, अध्यादेश या नियम असंवैधानिक या अमान्य है और वह उस सवाल का हल होना केस का फैसला करने के लिए बेजरूरी है, तो साथ ही उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने पहले ही अमान्य घोषित नहीं किया है, तो वह अदालत अपनी राय और उसके कारण लिखते हुए पूरी तरह रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे अंतिम फैसले के लिए हाई कोर्ट के पास भेज देगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि सेशन न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले में जिसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ठीक समझता है, तो ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के निर्देशित कर सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर कोई मामला सेशन कोर्ट में लंबित है और उसमें ऊपर एक वाले नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल उठता है, तो सेशन कोर्ट सही समझने पर उस कानूनी सवाल को अंतिम निर्णय के लिए हाई कोर्ट के पास